मेरा नाम आसिया है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं एक बंगले में मुलाजिम हूँ। वो बंगला गांव के नवाब साहिब का है। बचपन में ही मेरे वालिदैन गुजर गए थे, तब मुझे नवाब साहिब अपने घर ले आए और तब से मैं इनके घर पर ही रहती हूँ और सफाई सुथराई से लेकर घर के तकरीबन सारे काम मैं ही करती हूँ। घर में और भी बहुत से मुलाजिम हैं, लेकिन मैं सबसे पुरानी हूँ क्योंकि मैं यहीं जवान हुई और यहीं मैंने अपना बचपन गुजारा। नवाब साहब की बीवी, जिसका नाम रोशना बेगम है, और इनके दो लड़के हैं। एक बेटा गांव में नवाब साहब के साथ खेती बाड़ी में मदद करता है और दूसरा शहर में पढ़ता है। वो 5 साल की उम्र में ही शहर चला गया था। वो शहर में अपने मामू के पास रहता है। नवाब साहब का नाम हमजा है। इनको बेटी की बहुत तलब थी, मगर इनकी औलाद में कोई बेटी ना थी। मसला बेगम रोशना में था। इन्होंने कई बड़े हकीमों और डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ना हुआ और अभी भी वो लाहौर के एक मशहूर डॉक्टर से अपना इलाज करवा रही हैं। बेगम रोशना अक्सर मुझसे दिल की बातें कर लेती थी और अपना दर्द बताती कि मैं दुआ करती हूँ कि मुझे बेटी नसीब हो। मैं इनको अक्सर समझाती कि आप बेफिक्र रहें, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, तो वो रोते हुए मुझे कहती कमी मुझ में ही है। मैंने कहा आप टेंशन नहीं ले, नवाब साहिब आपका लाहौर से सबसे बड़े डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। एक रोज़ नवाब साहिब से कुछ लोग मिलने के लिए आए और मैं इनके लिए चाय बना रही थी। जब मैं चाय लेकर बैठक में पहुंची तो अचानक मुझसे चाय इनके मेहमान पर गिर गई। मैंने जल्दी से कप उठाया और वापस आ गई। इससे पहले भी 2-4 मरतबा मुझसे चाय लाते हुए ट्रे गिर गई थी। तब भी मुझे नवाब साहब ने खूब डांटा और गुस्से के अंदाज में बोला था कि अगर अब से ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तुमने मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया हुआ है। तुम्हें किसी काम की समझ ही नहीं आती। तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहाँ होता है, बेवकूफ़ लड़की। और आज फिर वही हो गया जिसका मुझे डर था। शाम तक तो कुछ नहीं हुआ। उनके दोस्त शाम को चले गए। मुझे लगा अब नवाब साहब मुझे घर से निकाल देंगे और मैं कहाँ जाऊंगी। ना मेरा आगे कोई है और ना मेरे पीछे। मैं क्या करूंगी और मुझे ना कुछ आता है। रात हो गई और मैं इसी बेचैनी में थी। जब सब लोग खाने के लिए टेबल पर आए, मैंने दीगर मुलाजिम के साथ खाना लगाया। नवाब साहब की आंखों में मुझे गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मुझे पता चल चुका था कि आज इस घर में मेरी आखिरी रात है और अभी खाना खाने के बाद मुझे बेदखल कर दिया जाएगा। नवाब साहब ने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। फिर रोशना बेगम भी आराम करने के लिए चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सोचा क्यों ना इनसे जाकर माफ़ी मांग लूँ और इनसे एक और मौका मांग लूँ। मेरी दोस्त रुखसाना, वो भी वहाँ खाना बनाती थी। मैंने इसको बताया। इसने भी मुझे यही मशवरा दिया, बेहतर यही है कि तुम जाकर माफ़ी मांग लो। ये बड़े लोग अपनी अना में आकर हम जैसे लोगों को कहीं का नहीं छोड़ते। हो सकता है नवाब साहब भी यही चाहते हों कि तुम इनसे जाकर माफ़ी मांग लो, इससे पहले कि वो तुम्हें अपना गुस्सा दिखाएं। मैं भी इसकी बात से सहमत थी। फिर मैंने खाने के बर्तन इकट्ठे किए और इनको धोया और टेबल साफ करने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए और अपने कमरे में गई। घर में हर वक्त 5-10 मुलाजिम रहते थे। मैं और रुखसाना बंगले के अंदर ही सोती थी। हमें किचन के पास एक छोटा सा कमरा दिया हुआ था जहाँ पर हम दोनों रहती और बाकी सारे मुलाजिम बंगले के बाहर पहरादारी करते थे। नवाब साहिब दुश्मनी वाले लोग थे, इसलिए गार्ड्स हमेशा घर के आसपास ही रहते थे। जब मैं कमरे में गई तो रुखसाना ने मुझे कहा तुम अभी तक गई नहीं, कितनी बेवकूफ़ हो। मैंने कहा मैं जाने ही लगी हूँ। रुखसाना ने कहा अब क्या सुबह जाओगी, जल्दी करो इससे पहले कि वो सो जाएं। मैंने दुपट्टा लिया और नवाब साहब के कमरे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए। जब मैं कमरे के पास पहुंची तो मुझे अजीब सी आवाज़ें आने लग गई। मैंने हिम्मत की और कमरे के पास पहुंची तो नवाब साहब और बेगम के साथ मैं घबरा गई और जल्दी से वापस जाने लगी। इतने में नवाब साहब की नज़र मुझ पर पड़ गई। मैं भागकर अपने कमरे में आ गई। जब मैंने रुखसाना को यह सब कुछ बताया तो वो भी परेशान हुई। पहले तो मैंने गलती की और ऊपर से ये सब कुछ। अब तो इस घर से मैं पक्का निकलूंगी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं शदीद अफसोस में थी और खुद को कोस रही थी कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। रात के 1 बजे कमरे पर दस्तक हुई। मुझे पता चल गया था कि नवाब साहिब आए हैं और मुझे धिक्के देकर यहाँ से निकाल देंगे। और जब दरवाज़ा खुला तो नवाब साहिब ही थे। मुझे यकीन ही था कि वही होंगे। रुखसाना सोई हुई थी तो उन्होंने रुखसाना को उठाया और उन्होंने कहा कि तुम बैठक में चली जाओ, मुझे आसिया से अकेले में बात करनी है। रुखसाना चुपचाप बैठक में चली गई और वो भी वहाँ मुलाजिम थी। वो मेरे हक में खड़ी होती तो उसे भी निकाल देते। इसकी तो अभी नई नई शादी हुई थी और इसका शोहर अभी बेरोजगार था। वो मेरे लिए किस तरह बोल सकती थी। मैंने इसी किस्मत का लिखा माना, लेकिन मैंने फिर भी आखिरी दफ़ा कहा नवाब साहिब मुझे माफ़ कर दें, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझसे गलती हो गई और ऊपर से मैंने एक और गलती कर दी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन
اگر آپ چاہتے ہیں میں یہاں سے چلی جاؤں تو میں خوشی خوشی آپ کا فیصلہ منظور کر لوں گی۔ نواب صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، اس غلطی کی معافی تو میں تمہیں دے دیتا، لیکن ابھی جو تم نے دیکھ لیا ہے اس لیے تو تمہیں معافی نہیں مل سکتی۔ اس لیے تم ایسا کرو کہ تم میری مدد کرو۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ نواب صاحب مجھ سے کون سی مدد مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا، نواب صاحب آپ کیا بول رہے ہیں؟ تو انہوں نے